हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना पढ़ाई मन लगाकर करते होंगे। अपने आप को एग्ज़ाम में सहज महसूस करने हेतु एवं अपने सपनों को साकार करने के विश्वसनीय इरादों के साथ पहले की तरह आज भी हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस्क्यूफ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्टेटमेंट बी, इसके तहत वस्तुओं के मूल्य में न तो वृद्धि होती है और न ही कमी आती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। एस्क्यूफ्लेशन यह मुद्रास्फीति के प्रकार हैं। मुद्रास्फीति से संबंधित विभिन्न टर्म्स से आप लोग पहले से भी अवगत होंगे। तो ये जो है एस्क्यूफ्लेशन, यह इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन के बीच की स्थिति को हम एस्क्यूफ्लेशन कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ दो टर्म जो कि आपको समझना जरूरी है, तभी आप एस्क्यूफ्लेशन को समझ पाएंगे। इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, और डिफ्लेशन इसे हिंदी में अपस्फीति या फिर संकुचन, मुद्रा संकुचन कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। आइए समझते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होता है। तो ये दोनों टर्म मुद्रा के मूल्य में वृद्धि और कमी से संबंधित है। याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि डी से आप लोगों को ध्यान में रखना है, डी से डाउन होता है। यानी जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में कमी आ जाएगी तो यह स्थिति डिप्लीशन, अब स्थिति यूं कह ले संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये दोनों टर्म अर्थव्यवस्था में सप्लाई एंड डिमांड से संबंधित है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन डिमांड से अधिक हो, आप इसे यूं भी समझ सकते हैं, कोरोना के
के समय में जब ऑक्सीजन के सिलेंडर की मांग बहुत अधिक थी, लेकिन उसका उत्पादन कम था। तो जब उसका उत्पादन कम होगा, कोई वस्तु अगर कम होगा और उसको मांगने वाले, उसका डिमांड करने वाले अधिक हो जाएंगे, तो उस वस्तु के लिए ही जिसके पास पैसा अधिक होगा, यानी उस वस्तु के लिए अधिक पैसे देंगे। वस्तु कम है, लेकिन उस वस्तु की मांग अधिक होने की वजह से वह वस्तु क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसका उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए उसका सप्लाई कम है। किसके एवज में? उसके मांग के एवज में। इसलिए उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, दाम बढ़ जाएगा, उस वस्तु के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ज्यादा पैसा ज्यों ही देना पड़ेगा, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? इन्फ्लेशन। जहां सपोज पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर हेतु 200 रुपये देना पड़ता था, वही अब 500 रुपये में मान लीजिए कि वह मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 200 रुपया पहले मुद्रा का वैल्यू था, वही वैल्यू अब घट करके 500 हो गई। तो कैसे घटा? तो चीज तो सेम है, लेकिन सेम चीज के लिए पहले कम पैसा देना पड़ता था, यानी 200 रुपये, और अब 500 रुपये उसी चीज के लिए देना पड़ रहा है, यानी वस्तु महंगी और मुद्रा का वैल्यू कम हो गया। आपको समझना है, यहां मुद्रा का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और वस्तु का वैल्यू क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। वस्तु कीमती हो गया है, महंगी हो गई है, उसका दाम बढ़ गया है। इसके विपरीत अगर डिफ्लेशन की बात की जाए, तो आपको यूं ही मैं ध्यान रखने के लिए बता दूं कि डी से आपको ध्यान में रखना है डाउन। तो किस चीज की डाउन? किस चीज की कमी? यानी कमी। यह आपको मैं याद रखने के लिए बस बता रही हूं, डी से डाउन और यह कमी। तो किस में कमी? मांग में कमी। यहां क्या होगा? मांग में कमी। मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के एवज में उसकी मांग बहुत कम है, यानी वस्तु बहुत ज्यादा है और उसको खरीदने वाला है ही नहीं मार्केट में। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वस्तु ज्यादा है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वो बेचने वाला क्या कहेगा कि भाई इसे कम दाम में ही ले लो, सस्ते में ले लो। क्यों? क्योंकि कोई खरीदने वाला, मांगने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वस्तु पहले 10 रुपये में मिला करती थी, यानी यूं समझ ले कि ऑक्सीजन सिलेंडर, इस स्थिति की अगर बात करें तो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर 500 रुपये में मिलती थी, लेकिन अब ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग ही नहीं है, क्योंकि अब वैसा कोई मरीज ही नहीं है जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, या फिर अभी ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। किसके एवज में? मांग के एवज में, क्योंकि पेशेंट की संख्या में अभी कमी है।
तो मांग में कमी है। तो जो सिलेंडर पहले 500 रुपये में मिलता था, वही सिलेंडर इस स्थिति में, डिफ्लेशन की स्थिति में, अब स्फीति की स्थिति में 500 में ना मिल करके क्या होगा, अब 200 में ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन अधिक हो रहा है, प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, लेकिन उसकी मांग कम है, इसलिए 500 के बदले मुझे वह 200 रुपये में ही मिल जाएगी। डिफ्लेशन की स्थिति में जो पहले 500 रुपये देना पड़ता था, वह अब 200 रुपये देना पड़ रहा है, यानी 5 के बदले 2। तो मुद्रा क्या हो गया? संकुचित हो गया। क्या हो गया? संकुचित हो गया। इसी टर्म को समझने में बहुत बच्चे इंस्टीट्यूट में वर्षों लगा देते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग इन दोनों टर्म्स को अगर आज समझ जाएंगे मेरे क्लास में, तो आगे मुद्रास्फीति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, क्योंकि ISPCS के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी है और आज तक पूछा जा रहा है। और ये 2 शब्द हैं, ये 2 टर्म हैं जो कि बार बार अर्थव्यवस्था में इस टर्म का यूज होता है। महंगाई घट गई, महंगाई बढ़ गई, ये तो रोजमर्रा के स्थिति को भी दर्शाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन दोनों टर्म्स को याद रखना है। ओवरऑल यूं कहें, डिफ्लेशन डाउन किसमें? तो मांग में कमी। यहाँ पर क्या है? इन्फ्लेशन, मांग में वृद्धि, प्रोडक्शन कम। 2 विपरीत रिलेशन है। अगर मांग अधिक है, प्रोडक्शन कम है, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। अगर मांग कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन। ओके, चलिए अब समझते हैं एस्क्यूफ्लेशन को। तो एस्क्यूफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति दोनों मौजूद हो जाती है, तो वैसी स्थिति को एस्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। अब कैसे दोनों स्थिति उत्पन्न होगा? तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कहने का मतलब ये है कि जहां किसी एक विशेष वस्तु या फिर वस्तुओं के किसी विशेष समूह का मूल्य, कीमत बढ़ जाता है, एस्क्यूफ्लेशन की स्थिति में मूल्य में वृद्धि से तात्पर्य किसी एक वस्तु या किसी वस्तुओं के समूह के मूल्य में वृद्धि से है, न कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से है। आपको ध्यान में रखना है। इसलिए सरल शब्दों में कहें तो एस्क्यूफ्लेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, यह मूल्य में वृद्धि होता है। और वह मूल्य में वृद्धि कैसे होगा? तो जब सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड अधिक हो जाएगा। और दूसरी स्थिति कि इसमें सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं, बल्कि वस्तु विशेष के मूल्य में वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हस्तक्षेप की नीति लेसेज फेयर पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, इस नीति के प्रतिपादक एडम स्मिथ थे। स्टेटमेंट बी, विकासशील अर्थव्यवस्था की यह एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर 2 केवल स्टेटमेंट ए
ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ना तो स्टेटमेंट ए और ना ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। हस्तक्षेप की नीति लेसेज फेयर पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को लेसेज फेयर को अच्छे से समझना है। लेसेज फेयर पॉलिसी जो है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसी के तहत संचालित होता है, न कि विकासशील अर्थव्यवस्था। ओके, आपको ध्यान में रखना है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? तो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। ओके, अब यह लेसेज फेयर पॉलिसी क्या होता है? इस पॉलिसी के तहत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियां यानी सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग स्वतः सामंजस्य बैठाती है, जिससे कि सभी का अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समाचारों में रहने वाला ब्रेनवेयर क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक वायरस, बी युद्धाभ्यास, सी कंप्यूटिंग प्रणाली एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रेनवेयर एक कंप्यूटिंग सिस्टम है। यह मस्तिष्क ऑर्गेनॉइड को माइक्रो इलेक्ट्रोड से एकीकृत करता है और ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क का निर्माण करता है, जो कि जीवित ब्रेन टिश्यू को कंप्यूटिंग सिस्टम से जोड़ता है। आइए जरा ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स पर चर्चा करते हैं। ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स मस्तिष्क ऑर्गेनॉइड्स, यह ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स मस्तिष्क की कोशिका संरचना की समान होता है और यह मस्तिष्क के विकासात्मक प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। मस्तिष्क के विकास एवं मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के अध्ययन में इस ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स का उपयोग मॉडल के रूप में किया जाता है। और यह ब्रेन ऑर्गेनॉइड कहाँ से प्राप्त होता है? तो मानव भ्रूण के स्टेम सेल से, स्टेम सेल से। और यह जो स्टेम सेल है इसमें स्वतः संगठित होने की क्षमता होती है, यानी ये स्वतः संगठित होने में सक्षम होते हैं। ओके, ये ब्रेन ऑर्गेनॉइड 3D उत्तक होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, 3D टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1923 में की गई। स्टेटमेंट बी, यह गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन की शक्तियां रखता है। स्टेटमेंट सी, भारत
इसका सदस्य देश है, लेकिन भारत द्वारा अभी तक इसकी मेजबानी नहीं की गई है। स्टेटमेंट डी, यह कुल 7 प्रकार का नोटिस जारी करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1923 में की गई और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 195 है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत न सिर्फ इसका सदस्य है बल्कि भारत के द्वारा इंटरपोल की महासभा की मेजबानी 2022 में की गई। इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो यह कहता है कि भारत अभी तक इसका मेजबानी नहीं की है, गलत हो गया। भारत के द्वारा 2022 में इसकी मेजबानी की गई। ओके, अगर स्टेटमेंट बी की बात करें तो यह गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन की शक्तियां नहीं रखता है, यानी इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन की शक्तियां नहीं है। आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। इंटरपोल 7 प्रकार का नोटिस जारी करता है। वह 7 नोटिस 7 रंग से संबंधित है, जिसका कि अलग अलग मतलब होता है। आइए इनके द्वारा जारी 7 नोटिस 7 रंगों के आधार पर कौन कौन से हैं और वो किससे रिलेटेड हैं उसको देखते हैं। इंटरपोल स्थापना 1923, सदस्य 195 और भारत भी इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में और इसके द्वारा जो जारी नोटिस है इसे 7 भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि लाल जो कि वांछित अपराधी से संबंधित है, हरा जो कि चेतावनी से संबंधित है, पीला जो कि लापता व्यक्ति से संबंधित है, नीला यानी ब्लू जो कि अतिरिक्त जानकारी से संबंधित है, बैगनी जो कि आपराधिक का तरीका से संबंधित है, काला जो कि शिनाख्त या फिर लाश से संबंधित है और नारंगी जो कि बम की सूचना से संबंधित है। इन्हीं 7 रंग को इंडिकेट के रूप में नोटिस जारी करने हेतु इंटरपोल के द्वारा उपयोग किया जाता है और अभी हाल ही में इंटरपोल के द्वारा
ब्लू कॉर्नर नोटिस को लेकर के चिंता व्यक्त की गई है, जिसकी रेड कॉर्नर नोटिस की तुलना में कम जांच की जाती है। आइए अब जरा इंटरपोल के कार्यों को भी समझ लेते हैं। इंटरपोल पुलिस बलों द्वारा दी गई सूचनाओं को संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों को आपराधिक जांच की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल के अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है, यानी अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, और इसका एक महासभा होता है और उसके महासचिव जो कि दिन प्रतिदिन के कार्य को देखता है, और महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होता है। आपको ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरपोल से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछा गया है और मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस में वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विभिन्न तथ्यों को रखती हूँ, बारीकी से तथ्यों को समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। ओके।